नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं विभिन्न क्षेत्रों में नाम अर्जित करने वाली कुछ ऐसी प्रतिभाओं से जिनसे बातचीत करना हमेशा सुखद रहता है। और इसी क्रम में आज हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री सुभाष रावत जी। तो रावत जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन दूरदर्शन के स्टूडियो में। मैं पहले, जैसा कि होता है, शुरुआत हम यही जानने से करते हैं कि आपका जन्म, आपकी पृष्ठभूमि, आपका बचपन, उस बारे में आप बताएंगे हमको, फिर हम आगे दूसरे चरण में बात करते हैं। जी बिल्कुल। मेरा जन्म उत्तरकाशी ज़िले में बड़कोट जगह है, तो अब तो थोड़ा सा नगर जैसा बन गया है। वो बड़कोट गांव हुआ करता था, वहाँ जन्म हुआ। हालांकि मैं मूल निवास बंगान क्षेत्र का है, मैंजनी गांव है। तो लेकिन पिताजी उन चुनिंदा लोगों में थे जो नौकरी करने बाहर निकल गए, तो बड़कोट में नौकरी करते हुए वो राजस्व विभाग में थे। वहाँ हमारी पैदाइश हुई। और बड़कोट, पुरोला, नौगांव, यहाँ इन जगहों में पिताजी रहे और हमारी प्रारंभिक शिक्षा यहीं हुई। पुरोला के श्रीगुल देवता वाले प्राइमरी स्कूल से ढुकाना के इंटर कॉलेज में, और फिर हम वहाँ से विकास नगर की तरफ आए, क्योंकि पिताजी राजस्व से ये एसएसबी विभाग है उसमें चले गए थे। तो फिर हम विकास नगर आए। लेकिन इस पूरे दौर में लगातार गांव के नज़दीक बने रहे। बाहर तो थे, मतलब गर्मियों की पूरी छुट्टियां गांव में बीतना, महीने महीने, और फिर मेलों में गांव जाना, ख़ास मौक़ों पे गांव जाना। क्या बात? तो ये सब लगातार होता रहा। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए आगे फिर नैनीताल जाना हुआ, कुमाऊं विश्वविद्यालय में जाना हुआ। वहाँ पढ़ाई की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे चला। और फिर इस पूरी तरह, मतलब बचपन से ही नाटकों की तरह रुझान था, नाटक करने में, करवाने में। तो फिर वो एक साइड में स्कूल और कॉलेज के अलावा वो यात्रा अलग चल रही थी। मतलब जैसे उत्तरकाशी में भी हम रहे, तो उत्तरकाशी में कला दर्पण नाट्य संगठन था, उसमें हम इन्वॉल्व रहे पूरी तरीके से। इनफैक्ट जब हम नैनीताल में थे तो वहाँ पर युगमंच से भी जुड़े थे। और मैं पटवा डांगर में था, जो स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट है, पटवा डांगर में मयूर मंच हमने बनाया, तो उसमें भी इन्वॉल्व रहे। और फिर धीरे धीरे ये इच्छा हुई कि इसी क्षेत्र में काम करना है। इस क्षेत्र में भी मुझे ऐसे लगता था कि बच्चों के साथ और एजुकेशन में नाटक क्या कर सकता है, वहाँ रुझान रहा जी। तो मैं 2000 में मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक विभाग है, संस्कार रंगटोली, जिसे थिएटर इन एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके। 2000 में वहाँ चला गया था। तो मतलब उत्तराखंड से दिल्ली जाना हुआ उस बहाने कि उसमें और सीखना है, क्योंकि वहाँ से एक बार वहीं विभाग के डायरेक्टर बैरी जॉन भी उत्तरकाशी आए थे, क्योंकि सुवर्ण रावत जी टीआई कंपनी में थे, वो भी उत्तरकाशी से हैं। उनके बहाने वो वहाँ आ गए थे। उनसे भी हम प्रभावित रहे और लगा कि इस क्षेत्र में तो बहुत कुछ सीखने का, और बच्चों को हम जितने हल्के में लेते हैं उतने नहीं लिया जा सकता। क्योंकि उन्होंने हमें बच्चों के साथ काम करते देखा, और वो पूछते कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये क्या सोच के किया। तो लगा भाई अभी हम तो सोच रहे हैं कि बच्चों को कुछ भी सिखा दो, लेकिन ये एरिया काफ़ी कुछ जानने समझने का है। तो 2000 में थिएटर एंड एजुकेशन कंपनी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की उसे ज्वाइन किया, 6 साल वहाँ रहा। उसके बाद दिल्ली में ही अपने ढंग से काम करेंगे सोच के पूर्वाभ्यास थिएटर की स्थापना भी की, जो ख़ास तौर से बच्चों के लिए काम करता जी। और फिर स्कूल में ड्रामा टीचर के तौर पे भी काम किया दिल्ली और एनसीईआरटी में। उसके बीच में फिर उत्तराखंड लगातार खींच रहा था, और मैं एनएसडी में टीआई कंपनी में भी था। लेकिन मुझे ये था कि हर साल उत्तराखंड में जाके काम करना है गर्मियों की छुट्टी में। जैसे बचपन में गांव निकलते थे, अब मेरा गांव पूरा उत्तराखंड था, तो मैं दिल्ली से हर साल निकल के किसी न किसी ज़िले में ज़रूर जाता था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने हर ज़िले में जाके काम किया है, वॉलंटरी काम किया है कि भाई चलो पिथौरागढ़ में करते हैं, चलो अल्मोड़ा में करते हैं, चमोली में जाते हैं, पौड़ी में जाते हैं, सब जगह जाते हैं। और वहाँ जो भी अपने जानने वाले होते वो ऑर्गेनाइज़ करते कि सुभाष को यहाँ बुलाते हैं और बच्चों के साथ काम करते हैं।
तो वहाँ रहते हुए लेकिन उससे भी मज़ा नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे कुछ मौका मिले और मैं उत्तराखंड में ही चला जाऊँ, कुछ और करना है। तो मुझे बहाना मिला उत्तराखंड आने का अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जरिए। 2011 में मैंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ज्वाइन किया और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन मैंने ड्रामा के स्पेशलिस्ट के रूप में ही ज्वाइन किया और वो ज़्यादातर टीचर एजुकेशन में ही काम करते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो मैंने उस टीम को ज्वाइन कर लिया जो ये काम करेगी कि नाटक की क्या संभावनाएं होंगी हमारे प्राइमरी एजुकेशन में, एलिमेंट्री एजुकेशन में टीचर्स के साथ। तो फिर टीचर एजुकेशन में नाटक की संभावनाओं के लेके खूब काम किया, हमने कोर्स भी डेवलप किए और न केवल नाटक, पूरे आर्ट्स को भी हमने देखा, आर्ट्स का एजुकेशन में क्या रोल हो सकता है जी। फिर क्योंकि मेरा परिवार दिल्ली में ही रुका हुआ था, मैं तो अपनी निजी इच्छा से हट से आ गया था इधर। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी परिवार में, मुझे फाउंडेशन छोड़ के जाना पड़ा वापस दिल्ली। फिर से कॉलेज, फिर से स्कूल ज्वाइन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 4 साल का कोर्स है, एलिमेंट्री बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वहाँ पे भी क्लास लेना शुरू किया ड्रामा की संभावनाओं पर। तो अभी भी मैं 2 कॉलेज में क्लास लेता हूँ। फिर आ गया पेंडेमिक्स और पेंडेमिक्स आया तो फिर ऑनलाइन भी नाटक की यात्रा शुरू हुई। तो संक्षिप्त पड़ाव इस प्रकार हैं। बहुत बहुत मज़ेदार यात्रा रही आपकी और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात पर आश्चर्य करेंगे कि मेरे ख्याल से अगर आपकी उम्र को मैं एक पड़ाव मानूं तो इस उम्र तक इतने सारे अनुभवों से होकर गुजरना ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सुभाष रावत जी, आपसे बातचीत करके एक चीज़ जो नई समझ में आई वो ये कि उस दौर में, जिस दौर में आप थिएटर की तरफ गए, नाटक की तरफ गए, उस दौर में हमारे यहाँ खासकर जिस रेडियस की आप बात कर रहे हैं, जिस परिधि की बात आप कर रहे हैं, हमारे पहाड़ों में नौकरियाँ, शिक्षा विभाग था, भारतीय सेना थी, इनमें हमारा ज़्यादा रुझान होता था। हमारे यहाँ से साहित्यकार निकल जाते थे, लेकिन नाटक में आपका अचानक नाटक की तरफ आकर्षित हो जाना, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही? क्योंकि बहुत दुर्लभ से उदाहरण हैं कि नाटक की तरफ हिमालय से कोई बच्चा उस दौर में आकर्षित हुआ हो। हाँ, नाटक की तरफ आकर्षित हुआ हो और उसी के साथ बना रहा हो हमेशा। आकर्षित तो बहुत से होंगे जी। तो इसकी पृष्ठभूमि है कि बचपन से मुझे लगा मेरा रुझान है वो शायद परिवार से आया हो। हमारे पिताजी भी सुना गांव में रामलीला करते थे, जहां वो रहते थे वहां शामिल होते थे, बड़े भाई लोग भी शामिल होते थे। जो मैं कह रहा था कि बचपन में हमेशा गांव पहुंच जाते थे और जात्रे, जो जैसे सावन में जात्रे होती है गांव में, वहां तो एक नाटक होता था, तो बड़े भाई लोग थे तो हम भी पीछे पीछे लग जाते थे। तो वो सारे मौके मिलते रहे। कक्षा 5 में ही मैंने अपना एक पहला नाटक लिख दिया था। क्या बात है। तो और खुद ही निर्देशन कर रहे हैं, इंटरवल में रिहर्सल कर रहे हैं। पुरोला के श्रीगुल देवता स्कूल में 5वीं क्लास वालों की विदाई होनी है, तो खुद ही नाटक लिखेंगे, सारे इंतजाम करेंगे। तो मुझे लगता है कि अपने घर में उसको बढ़ावा मिला। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये नाटक क्या कर रहा है तू, भाई ये नौकरी करो वो। हालांकि पिताजी चाहते थे कि सिविल सर्विसेज में जाए, लेकिन उन्होंने देखा कि इसकी बहुत इच्छा है, पैशन है, तो उन्होंने बढ़ावा दिया। हर एक ने बढ़ावा दिया। तो मुझे लगता है ये बढ़ावा बहुत इंपॉर्टेंट। कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि क्यों। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता थी तो फोटोग्राफी में आए। हमारे बड़े भाई सुरेश भाई वो फोटोग्राफी में थे, वो बॉम्बे से फोटोग्राफी सीख के आए थे, तो हम फोटोग्राफी में चले गए। और पहाड़ में थे, घूमते थे, तो कैमरा भी साथ, तो ट्रैकिंग में भी जा रहे हैं, माउंटेनियरिंग में भी जा रहे हैं, फिर उसको उस पर फिल्म भी बना रहे हैं। तो ये साथ साथ चलता रहा दोनों चीज़ें। और घर वालों का कहना चाहिए कि सपोर्ट रहा, इसलिए फिर नौकरी भी यही चाहिए, मतलब ये था। और भी थे घर वाले, जैसे आप भी कह रहे हैं कि इधर क्यों नहीं चले गए, वो आसान रास्ते भी थे जी, आसान रास्ते थे कि ये कर लेते हैं और सुरक्षित कर लेते हैं खुद को। लेकिन मुझे लगता है कि ये असुरक्षा ही इसका आनंद है जिस फील्ड में आप करना चाहते हैं। अब या तो आप अपना काम कर लो और बुझे मन से काम कर लो, या फिर आप थोड़ी असुरक्षा के साथ जी लो और आनंद मनाओ। बहुत बड़ी बात। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है, अभी तक चल रहा है वो। सुभाष भाई, आपसे बातचीत करके जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ठीक है, आपके जीवन में एक अजीब तरह का रोमांच हो तो आप अपने आप ही नाट्यकर्मी बन जाते हैं। लेकिन एक बड़ा जो तकनीकी तरह का सवाल है वो ये है कि नाटक एक तो वो नाटक है जो बतौर दर्शक मैं
देख रहा हूँ किसी ऑडिटोरियम में, किसी रंगमंडल में। जी। एक नाटक वो है जो नाटककार की तरफ से आ रहा है, तो एक नाटककार नाटक को किस रूप में समझता है, ये संक्षेप में मैं ज़रूर इसका पक्ष आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, कोई भी नाटक 2 बार होता है या एक ही बार होता है। एक बार तो वो नाटककार के मस्तिष्क में खेला जाता है, तभी वो लिखा जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि ये दूसरा मंचन होता है उसका। पहला मंचन राइटर के दिमाग में हो चुका होता है जी। और अब ये, जैसे आप तो खुद साहित्यकार हैं, तो आप जानते हैं कि अगर आपने एक कविता लिखी है तो आपने ख़ास मानसिक स्थिति, ख़ास अर्थ, ख़ास भाव के साथ लिखी होगी, लेकिन अब पाठक तो उसे किसी दूसरे रूप में भी ले सकता है, या पाठक को उसका कोई दूसरा पहलू छू सकता है, या शायद वही पहलू भी, पर ये बहुत ओपन है। तो नाटककार अपनी दृष्टि से लिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि निर्देशक फिर उसे अपनी दृष्टि से देखता है और जिस दृष्टि से वो देख पाता है उसे मंच पर लाने की कोशिश करता है। तो कई बार हो सकता है कि नाटककार उससे सहमत हो और कई बार असहमत। हमें याद है कि गोविंद चातक जी के नाटक कलादर्पण उत्तरकाशी में हम करते थे, तो 1-2 बार गोविंद चातक खुद आए थे और उनसे फिर बात होती थी कि ऐसा क्यों दिखा दिया भाई, इस नाटक में तो फ्लैशबैक है नहीं, दूर का आकाश उनका नाटक है, हम उसको नाटकीयता के हिसाब से फ्लैशबैक में दिखा रहे थे। चातक जी बोले ये क्यों, लेकिन फिर जब हमने समझाया तो उन्होंने कहा हाँ ये भी अच्छा। उनके मन में तो कुछ और नाटक था, लेकिन हमने जब देखा तो वो बड़ा एक अलग अनुभव था। तो मुझे लगता है कि नाटककार भी इसके लिए तैयार होते हैं कि आप अपनी दृष्टि से करें, और कुछ नाटककार बहुत आग्रह भरे होते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए अगर उनकी अनुमति से और उनको लेके किया जा रहा हो। तो ये बहुत खुला एरिया है। पर एक एरिया वो है, क्योंकि जब भी हम नाटक की बात करते हैं तो, या मेरी बातचीत में भी वो बात थोड़ी रह गई शायद, तो मैं नाटक के 2 एरिया हैं। एक तो वो है जो मंच पर घटित होता है नाटक, दर्शक आते हैं उस देखने, शायद आप उस तरफ भी जानना चाह रहे थे जी। और दूसरा एरिया वो है जहाँ पे दर्शक ज़रूरी नहीं है लेकिन नाटक हो रहा होता है, और नाटक के जरिए हम कुछ खोज रहे होते हैं, कुछ समझ रहे होते हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये कौन सा नाटक है? यही नाटक है जिसे हम कहते हैं प्रक्रिया परक नाटक, प्रोसेस ओरिएंटेड, और जो हम मंच पर देख रहे हैं वो है प्रस्तुति परक। और आम समझ हमारी ज़्यादातर, हमें लगता है कोई नाटक के क्षेत्र में काम कर रहा है तो वो अभिनय, निर्देशन, मंच सज्जा, इस पर काम कर रहा होगा। नहीं, इसके अलावा एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ प्रस्तुति नहीं होती, लेकिन नाटक के तत्वों का इस्तेमाल करते हुए नाटक की एक्सरसाइजेज, गेम्स, खेल, तरह तरह की, आप किसी विषय को समझ सकते हैं, किसी विषय में अपनी समझ बढ़ा सकते हैं, किसी विषय में अपनी साझा समझ विकसित कर सकते हैं। ये सब नाटक के जरिए होता है। तो 2 बड़े एरियाज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो ब्रिटेन से शुरुआत हुई थी तो इसलिए ये टर्म ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। थिएटर इन एजुकेशन, ड्रामा इन एजुकेशन, अप्लाइड थिएटर, ड्रामा, अप्लाइड ड्रामा, और ये सब मंचीयता से बिल्कुल अलग एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है जी जी, जो कि जानना बाकी है हमारे लिए कि नाटक क्लासरूम में ड्रामा सीखने और सिखाने का बहुत बढ़िया वातावरण बना सकता है। जो पहली शर्त है, बच्चे तब सीखेंगे पहले टीचर के साथ दोस्ती हो जाए, तब सीखेंगे जब भय मुक्त वातावरण हो जाए। NCF 2005 तो ये कहते कहते थक ही गया। तब सीखेंगे जब उन्हें स्कूल एक आनंद घर लगे। अगेन NCF 2005। नाटक का इसमें बहुत अहम रोल है, वो आपको अभिव्यक्त करने का मौका देता है। मैं सुभाष जी इसी सवाल को लेकर इसके बाद जो आपकी बातचीत हो रही है, हाँ, क्योंकि मैं आपका स्पेशलाइजेशन का एरिया भी जानता हूँ कि नाटक को एक तो नाटक करना और उस नाटक को अपने व्यावहारिक शिक्षा में लाना, ये बड़ा विषय है। जी। लेकिन इस पर मेरा आपसे एक सवाल ये है कि अतीत से हम भी स्कूलों में पढ़ते रहे हैं, आज का पाठ्यक्रम भी हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ सभी विषय हैं मोटा माटी, जितने तरह के विषय हैं, यहाँ तक कि कृषि भी है, काष्ठ कला हमारे यहाँ विषय रहा है। हाँ जी। हमारे दौर में आपको अगर स्मरण हो तो कृषि था, हाँ, काष्ठ कला भी था, जिससे आप लकड़ी के तमाम चीज़ें बनाते थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जितना महत्वपूर्ण विषय आप नाटक को बता रहे हैं, उस हिसाब से नाटक कभी, मुझे लगता है,
हमारे एजुकेशन सिस्टम में नाटक विषय के रूप में नहीं रहा, और तो और मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ बीएड बीटीसी जो हमारे शिक्षकों को तैयार करते हैं, उनकी तैयारी का जो पाठ्यक्रम है उसमें तमाम चीज़ें तो हैं, वहाँ भी नाटक अनुपस्थित है। जबकि आप कह रहे हैं कि उस नाटक का जब आप सीधी सी बात, अभी हमने कुछ समय पहले आमिर खान की फिल्म में तारे जमी पर जी, वही तो फिल्म का नाम था, उसमें वही तो है कि नाटक से बच्चों को पढ़ाना। ऐसा क्यों है? हमारे यहाँ नाटक अगर वहाँ पर अप्लाई किया जाए तो क्या हमारे शिक्षा में, खासकर हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई बड़ा परिवर्तन संभव है? परिवर्तन संभव है, बड़ा परिवर्तन संभव है, एकदम संभव है। आपने तो मेरे दिल का तार छेड़ा है कि मेरा ड्रीम है, या मैं उत्तराखंड में आ रहा था, अगर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ज्वाइन किया था तो इसलिए ज्वाइन किया था कि हम पूरे उत्तराखंड की शिक्षा में नाटक और अन्य कलाओं की जगह बनाएं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यही है मुकेश जी कि हमारी एक दृष्टि है उसके बारे में, नाटक अच्छा, बल्कि हम मना कर देंगे, और ऐसी कई घटनाएं होते हैं जहां हम हतोत्साहित करते हैं, बहुत हो गया ड्रामा नाटक, ये पढ़ाई करो। तो हमारा नज़रिया ही एक्स्ट्रा करिकुलर वाला है। अगर साइंस और या मैथ्स का कोर्स नहीं पूरा हुआ है तो ये सब गतिविधियां बंद कर दो अब, और अब यहाँ ध्यान दो, सिलेबस ये पूरा करना है, ये होना है। तो हमने, ये बड़ा नीतिगत सवाल है, और अगर हमारे एजुकेशन के लोग जिनके हाथ में काफ़ी कुछ है, या नीति निर्माता लोग, इसको थोड़ा सा समय दे दें, समझ लें। अब जब मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में था तो इस दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ। हमारे उत्तराखंड के टीचर्स वो कहने लगे ये हमारी ट्रेनिंग में क्यों नहीं था, वही बात जो आप कह रहे हैं जी। वो कहने लगा 25 साल पढ़ाते हुए हो गए, कोई कह रहा मैं रिटायर होने वाला हूँ, ये क्यों नहीं बताया गया आज तक। और उसके बाद उन्होंने अपने क्लासरूम में जाकर के उनके प्रयोग किए, और उनको जो अनुभव हुए वो उन्होंने साझा किए बड़े उत्साह से, कि क्या परिवर्तन आ गया, क्या बढ़िया हमारे रिलेशनशिप हो गई है बच्चों से, कैसे खुल गए हैं, कैसे खिल रहे हैं। और फिर हम इस बारे में और काम करते रहे। और ड्रामा एक ऐसी विधा भी है जो और विधाओं के लिए बहुत ओपन है। जो ड्रामा में काम करता होगा वो कुछ म्यूज़िक की तरफ भी रुझान होगा उसका, कुछ नृत्य की तरफ भी होगा, विजुअल आर्ट की तरफ भी होगा। तो जितने भी टीचर्स थे उनका कहना था कि ये हमारी ट्रेनिंग के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगेन अगर वो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग में रहा भी है तो वो वही प्रस्तुति परक रहा है कि नाटक करना है, वही फिर अभिनय वाला हो गया। अच्छा नहीं हमें तो, लेकिन जो ये दूसरा है प्रक्रिया परक कार्य, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें हम अभिनय शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते कि आओ एक्टिंग करें। हम तो ये कहते हैं कि इस स्थिति में ये स्थिति है, क्या हो रहा होगा, ये व्यक्ति क्या कहेगा। और ये हमें पता है कि अलग अलग, हम सारे तो अभिनेता ही हैं जी, हम सब लोग जी। कब किस स्थिति में क्या भाव लाना होता है वो हम करते ही हैं। तो ट्रेनिंग में इसको आना चाहिए, उसको अच्छा सा डिज़ाइन बनना चाहिए। और मुझे लग रहा है उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग भी हैं, मतलब जिसको समझते हैं। क्योंकि जिन शिक्षकों के साथ हमने काम किया उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक, बहुत उत्साही और बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपने बल पर भी बहुत कुछ कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। और जब उन्हें मालूम हुआ कि ये सब है तो हमें ये इच्छा जगी कि अगर हम पूरे उत्तराखंड में ऐसा कर पाएँ तो कितना अच्छा होगा जी। तो बिल्कुल संभव है, थोड़ा सा एकीकृत प्रयास करना होगा जी। जो आप कह रहे थे कि हम सभी एक तरह से नाटक ही कर रहे हैं, उसमें अगर शेक्सपियर ने तो कहा भी है कि हम सभी वी ऑल आर मेयरली प्लेयर्स। हाँ, और ये एक स्टेज है और हम सभी उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं जी। इस पर इस पूरे प्रकरण में जब मैं नाटक को शिक्षा में इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा था सुभाष जी, तो पेंडेमिक की आपने चर्चा की, जो ये महामारी का दौर पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं, पूरे विश्व में पहली बार नाटक की ज़रूरत इसलिए महसूस की गई कि एक टीचर अपने घर से 40 घरों 50 घरों को वो जुड़ा हुआ है जी। वो टीचर, और उसमें हो क्या रहा है कि जो टीचर अपने आप को बेहतर संप्रेषित कर पा रहा है वो बच्चे तो ज़्यादा बेहतर रिसीव कर पा रहे हैं। जो टीचर ठीक से, तो पहली बार इस समय इस दौर में हमको भी ये महसूस हुआ कि एक टीचर को नाटक के जो बेसिक्स हैं, भाई नाटक भी अपने आप में एक संप्रेषण ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा ऑनलाइन एजुकेशन का हमारा सिस्टम है,
ऑनलाइन एजुकेशन की प्रक्रिया है, इसमें कहीं नाटक एक बड़े और महत्वपूर्ण विषय के रूप में हमारे सामने आ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जब मैं बता रहा था प्रक्रिया परक, तो मैं ये कह रहा था कि एक बड़ा काम ये क्लासरूम का वातावरण सीखने सिखाने लायक और सुंदर ढंग से बिल्ड करता है ड्रामा, तो ये ऑनलाइन में भी कर सकता है। और हमने इसके प्रयोग किए जब से पैंडेमिक शुरू हुआ मार्च अप्रैल 2020 से। तो एक तो ये कि आवश्यकता थी इस बात की, और ख़ासतौर से जितने भी लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स में थे, तो वो हम ये भी कहते थे कि वो भी एक तरह के मज़दूर हैं, वो काम करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, फिर वो उनको पास कुछ पैसा भी आता है। पैंडेमिक्स ने उस पर ताला लगा दिया, तो ये ज़रूरत भी हो गई थी कि ऑनलाइन एक्सप्लोर करें। और जब एक्सप्लोर किया तो कमाल का अनुभव हुआ। हमें ये पता चला कि ऑनलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, और फॉर्चुनेटली जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो ऑनलाइन मीडियम में कैसे करें, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम बड़ा पैसिव मीडियम भी है। बच्चे ऑफ कर देते हैं और नहीं सुनते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, क्योंकि वो उसने लिबर्टी दे दी है, ठीक है हाँ मैम सुन रहे हैं, लेकिन नहीं भी हों। लेकिन हम कैसे उसे इंटरैक्टिव बनाएं, कैसे ड्रामा के कुछ टूल्स इस्तेमाल करें एज ए टीचर, इस पे हमने काम किया, इस पे कार्यशालाएं की, और टीचर्स ने इसको बहुत अच्छे से लिया। और अभी ये पहले लोगों ने सोचा था कि नॉर्मल टाइम का इंतज़ार कर लेते हैं, ये सब छोड़ देते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये टाइम बढ़ गया, तो काफ़ी लोगों को सोचना पड़ा कि कैसे होगा। तो हम स्पेशली ऐसी वर्कशॉप करते हैं जहाँ पे हम ये बताते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चों को इंगेज करने के लिए। और ऑनलाइन मीडियम भी बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, असरकारी हो सकता है, और बच्चों को शामिल कर सकता है, और एजुकेशन ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में दोनों तरफ से उनको इंगेज कर सकता है। और ये संभव है, और जो पेरेंट्स, जो बच्चे, जो टीचर शामिल हुए हैं, उन्होंने माना है कि यस ऑनलाइन में बहुत कुछ हो सकता है, उसके प्रयोग हो रहे हैं। ऑनलाइन स्कूल ऑफ ड्रामा हमने बनाया है। अच्छा। और उसको अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। अच्छा। सभी के जो भी पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन स्कूल ऑफ ड्रामा जो आप, ये दिल्ली बेस्ड है? अब देखिए ऑनलाइन है, ऑनलाइन हमें कॉल आती है कि आप कहाँ पे हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम दिल्ली में हैं कि देहरादून में हैं। मैं वही आपसे सवाल जानना चाह रहा था कि ये जो ऑनलाइन स्कूल ऑफ ड्रामा बता रहे हैं, ये इसमें अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो भाग लेना चाहता है उत्तराखंड का, उसको करना क्या होगा उसके लिए? ऑनलाइन स्कूल ऑफ ड्रामा का फेसबुक पेज है, वहाँ जा सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल ऑफ ड्रामा का ईमेल एड्रेस है और हमारा नंबर है। हम मौजूद हैं सोशल मीडिया में, हमसे कांटेक्ट करें और ये हो सकता है। मतलब आसान है। ऑनलाइन का एक मीडियम यह है कि देखिए ये सारी विधाएं सबके पास पहले भी नहीं थी। हम ये कह सकते हैं कि जहाँ इंटरनेट होगा वहीं होगा, लेकिन जहाँ इंटरनेट होगा वहाँ तक तो पहुँचें। तो हमको ये अनुभव हो रहा है कि सिर्फ दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता के बच्चे नहीं, अब हरियाणा के किसी गांव के, देहरादून से किसी दूर गांव का बच्चा भी शामिल हो रहा है जहाँ तक इंटरनेट है। तो ये एक बड़ी खूबी है, जिसे हम सोचते थे कि देहरादून भेजना था, जरा उसको दिल्ली भेजना था, वो अब अपने घर से शामिल हो पा रहा है। तो एक लेवल तक वो वहाँ से हासिल कर सकता है बहुत सारी चीज़ें। ये इसकी एक ताकत है। जी सुभाष जी, एक सवाल चलते चलते जी बहुत संक्षेप में मैं आपसे जवाब चाहूँगा इसका जी, कि हमारे उत्तराखंड में नाटक की परंपरागत विधाएं रही हैं, ट्रेडिशनल। हमारे पास जो पांडव लीला से लेकर, रामलीला से लेकर, मुखौटा नृत्य से लेकर, कहीं ना कहीं ये सब नाटक की ही विधाएं हैं आदमी ने। लेकिन अब बदले हुए समय में जो हमारी इस तरह की प्रतिभाएं हैं थिएटर में, जिनके पास संभावनाएं हो सकती हैं, उन बच्चों को आप किस रूप में देखते हैं? अगर उनको आपका इसी नाटक में, जरूरी नहीं कि आप जैसी ही सनक सभी बच्चों के अंदर हो, वो एक करियर भी चाहते हैं आज के तारीख में, तो नाटक में क्या संभावनाएं हैं उन बच्चों के लिए? करियर की तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। और अब के परिदृश्य में, क्योंकि जब हम सिर्फ नाटक कह रहे हैं तो उसमें सिर्फ अभिनय नहीं है, उसमें निर्देशन है, उसमें डिज़ाइन है, उसमें लेखन है, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो ये हो सकता है।
और मुझे तो लगता है कि ये तो एक जनरल सिनेरियो है, पर हमारी अपनी भाषा में भी हो सकता है। हमारे अपने जो लोक नाट्य हैं, अगर उनकी बात करें, उसमें भी अगर हम जाएं तो वहाँ भी संभावना है, क्योंकि लोक नाट्य हमारी पहचान है। अगर हम उसमें भी, हम ये ना समझें कि ये तो हमारी भाषा का नाटक है, पर मुझे लगता है हमारी अपनी भाषा का नाटक तो और भी महत्वपूर्ण है, और वो हम ही बेहतर कर सकते हैं जी। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन स्कूल ऑफ ड्रामा ने जब कई अलग रीजनल भाषाओं में कार्यशालाएं की तो उसमें प्रतिभागी नहीं आए। गढ़वाली में कार्यशाला होगी तो नहीं आए। तो पहले शायद उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी भाषा का व्यवहार शायद अधिक बढ़ाएं, तब हम कलाओं को भी बढ़ाने की बात कर पाएंगे। ये ज़रा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं जी, उनमें जब आप इस तरह की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस तरह का रिएक्शन नहीं मिलता है। लेकिन उसकी वजह शायद यही हो कि उन भाषाओं का अभी बाज़ार में या रोज़गार में उस तरह का उनकी जगह नहीं है, यही वजह हो सकती है। अदरवाइज जिस बच्चे को नाटक की तरफ जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल सुभाष जी, अब एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में था, उत्तराखंड को लेकर, खासकर उत्तराखंड में जो हमारी पीढ़ी है, जो थिएटर से जुड़े बच्चे हैं, संगीत से जुड़े बच्चे हैं, मैं उसमें संगीत को भी शामिल कर रहा हूँ जी। इन बच्चों को प्रमोट करने के लिए सरकार के स्तर पर, संस्थाओं के स्तर पर क्या काम होने चाहिए, इस पर आपकी टिप्पणी। क्या काम होने चाहिए? मुझे तो लगता है कि इसको शिक्षा का सबसे पहले तो एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। मतलब जितना खेलना ज़रूरी है उतना ही अपने को अभिव्यक्त करना ज़रूरी है। अभिव्यक्त तरह तरह की कलाओं से हो सकता है, और ड्रामा और नाटक एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका बिल्कुल एक अभिन्न अंग, उसको हेय दृष्टि से नहीं देखें, उसको उतना ही देखें। और आप कहीं भी जाओगे ज़िंदगी में, कुछ भी नौकरी करोगे, कुछ भी काम, कहते हैं ना वो जो जीवन कौशल हैं जिनको सॉफ्ट स्किल भी कहते हैं, वो तो चाहिए ही। ये कलाएं उसमें बढ़ावा देती हैं। तो स्कूल के अंदर जगह बने, और स्कूल से बाहर मुझे लगता है कि ये भी एक सपना है हमारा कि हर नगर में एक अच्छा प्रेक्षागृह क्यों नहीं है। क्या बात। एक अच्छा प्रेक्षागृह हो जहां हमें लगे कि यहाँ हम सम्मिलित रूप से मिलेंगे, यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक मिलन होगा, हमारा उत्सव होगा। हर नाटक एक उत्सव है। जब हम आते हैं इस मीडिया के दौर में, जब हम इस मोबाइल में खो गए हैं, तब हमें इन जगहों को बनाने, इनको संयोजित करने, इनको उपलब्ध कराने की ज़रूरत भी पहले से ज़्यादा अधिक है। हमारे तो हर जिला मुख्यालय में भी नहीं है। मैं तो देख रहा था कि हर ब्लॉक में भी एक ऑडिटोरियम हो, एक प्रेक्षागृह हो, खूबसूरत सा। और खूबसूरत सा का मतलब नहीं है बहुत हाई टेक हो, छत हो, थोड़ा सा रंगकर्मियों से पूछ लें कि कैसा बने। कई बार ऑडिटोरियम बन जाता है और वो इतना बेतरतीब बनता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, यानी स्कूल के अंदर और समाज में बाहर, स्कूल के बाहर भी होना चाहिए। तो ये 2-3 छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हैं छोटी, लेकिन ये बहुत कुछ बदल देंगे। स्कूल में बीज पड़े, स्कूल में उसको सम्मान मिले, क्योंकि स्कूल में ही अगर आप दुत्कारते रहेंगे नाटक और दूसरी कलाओं को, तो उसके दिमाग में वही बनेगा कि ये चीज़ें हैं। जब तक कि कोई कहीं अचानक से इंडियन आइडल में नहीं पहुंच गया, हम अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये है। हाँ जी, ये जो आपने एक परामर्श दिया कि कम से कम एक जिला मुख्यालय पे तो एक प्रेक्षागृह हो। मुझे ध्यान आता है कि इस तरह की बहस चली भी थी सरकारी स्तर पर, कितनी इम्प्लीमेंट हुई मुझे नहीं मालूम। बहरहाल सुभाष रावत जी, आपने समय निकाला, आपसे बातचीत हुई, और इस बातचीत, खासकर नाटक जैसी विधा पर तो हमारे पास कुछ ही लोग हैं जो अधिकृत बातचीत कर सकते हैं। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। ये था हमारा आज की एक मुलाकात का कार्यक्रम। अगली बार फिर किसी नए मेहमान को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।